अफ्रीका के अंदर जाकर सोचेंगे कि भाई इंडियंस जो है साउथ अफ्रीका के अंदर केस तो लड़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ वो ये भी सोचेंगे कि इन इंडियंस को हमको क्या करना पड़ेगा, मोबिलाइज करना पड़ेगा। पर अभी जो मेथड स्टार्टिंग में यूज करेंगे गांधी, दैट वाज वो मेथड जो कि कांग्रेस स्टार्टिंग में यूज कर रही थी एज ए मॉडरेट्स। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे गांधी इन साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो एक गांधी का खुद का, गांधी का अगर हम देखें जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस में हमने पढ़ा था, एक मॉडरेट फेस चलेगा 1894 से लेकर 1906 तक। ठीक है, दूसरा जो फेस होगा उसका वो होगा एक्सट्रीमिस्ट वाला फेस, दैट इज पैसिव रेजिस्टेंस, पैसिव रेजिस्टेंस वाला फेस आफ्टर 1906। तो 1906 जब तक वो लंदन में रहे 1914 तक, तब तक पैसिव रेजिस्टेंस करो, 1894 से 1906 तक मॉडरेट वाला फेस। ठीक है, तो गांधी अब जा रहे हैं वहां पर, और गांधी जाते हैं वहां पर सोचते हैं कि यार भाई हमें ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। तो नाटल इंडियन कांग्रेस, नेटल इंडियन कांग्रेस को बनाएंगे, है ना, ये बिल्कुल ध्यान रखना। जाते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, 1850 1893 में गए, 1894 के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डेट अभी मैं आपको बता दूंगा। नेटल इंडियन कांग्रेस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि देखो एक्सप्लॉइटेशन है ना, गलत बात है। और इस इंडियन नेशनल कांग्रेस वही काम कर रहे हैं जो कि इंडियन कांग्रेस कर रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही थी 1905 तक। क्या करते हैं, पिटीशन लिखते हैं, डेयर करते हैं, है ना, साउथ अफ्रीका के जो लेजिस्लेचर है उनके पास भेजते हैं, कानून बनाने वालों के पास, कि भाई देखो ये हमको है ना, ये चीजें चाहिए, हम इंडियन से यहाँ पर रह रहे हैं कृपा करके, इस तरह से। ब्रिटेन में जो लोग रह रहे हैं उनको भेजते हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन में जो ब्रिटिशर्स जो है ना, वो एक दिन क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स एक दिन मान जाएंगे। तो मैम ब्रिटिशर्स एक दिन मान जाएंगे मतलब क्या है, ब्रिटिशर्स को बार बार बताएंगे सही तरह से, हम अगर बोलेंगे तो मान जाएंगे, है ना। और ये चीज वो करते रहेंगे 1906 तक। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। तो यहां पर अगर हम देखें, गांधी का साउथ अफ्रीका का फेस जो है 1894 से 1906 तक है, और पैसिव रेजिस्टेंस वाला फेस जो है आफ्टर 1906 है। अच्छा, बीच में क्या होता है, ये गांधी केस जीत जाता है, ठीक है, और गांधी फिर कहते हैं कि भाई अब चलते हैं। तो ये लोग बोलते हैं ये पैसिव रेजिस्टेंस का फेस अभी मॉडरेट फेस ही चल रहा है। तो लोग कहते हैं नहीं नहीं गांधी यार तुम रुक जाओ यार भाई, है ना, गांधी से रिक्वेस्ट करेंगे, गांधी यार जाओ मत यार। तो गांधी से बोलेंगे, तो गांधी बोलेंगे यार तू इंग्लिश भी जानता है ठीक ठाक, हमारे राइट्स के बारे में बात करता है, मोबिलाइज भी कर रहा है ना, तो अभी ना जाओ रूट कर। ठीक है, कि दिल अभी भरा नहीं। गांधी बोलता है ठीक है भाई 2-3 महीने और रुक जाता हूँ, है ना, 2-3 महीने की बात है, रुक जाता हूँ। और 2-3 महीने रुकने की बात करेंगे गांधी, पर यहाँ पर 20 साल तक गांधी रुक जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो वो जब गांधी का केस खत्म हो जाता है तो गांधी जाने की बात करते हैं, पर उसको बोलते हैं कि भाई थोड़े से दिन तुम रुक जाओ। आफ्टर विनिंग द केस गांधी वांट टू रिटर्न, बट ही वाज रिक्वेस्टेड बाय इंडियंस टू स्टे फॉर अ फ्यू मंथ। और फ्यू मंथ स्टे करने की जगह बहुत लंबे समय तक स्टे कर जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 22 अगस्त 1894 को गांधी फाउंड करेंगे नेशनल इंडियन कांग्रेस। 1895 को ही बॉट आउट ए पैम्पलेट द इंडियन फ्रेंचाइजी एंड अपील टू एवरी ब्रिटन इन साउथ अफ्रीका। ब्रिटन मतलब ब्रिटेन, जो ब्रिटेन के सिटीजन रहते हैं उनसे एक अपील है कि भाई देखो हमको इस तरह से करो। He focused on petition sending memorials to the South African legislature, the colony secretary in London, and the British Parliament during this time. He believed that if all the facts of the cases were presented to imperial government, the British sense of justice and fairness would be aroused. और वो हमको क्या करेंगी, हमको एक तरह से इंटरवीन करेगी और इंडियंस को राइट्स दे देगी, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को जैसे राइट्स है वैसे ही दे देंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल हम भी क्या है, ब्रिटिश के सब्जेक्ट्स हैं। His goal was to bring together various Indian groups and make them demand। ठीक है, इस तरह से वो करते थे। समझ में आ रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये सब चल रहा है, पर लास्ट में गांधी को 1900 के अंदर आते आते गांधी को ये लग जाएगा कि भैया इससे तो काम चलेगा नहीं, ये मेथड ही गलत है। प्रेयर पिटिशन ये सब करके कि भगवान मोबिलाइज करके इनसे काम चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अब गांधी को एक दिन रियलाइज हो जाएगा कि भाई अब हमको अपना थोड़ा सा तरीका है ना वो बदलना पड़ेगा। अभी हम चल रहे हैं नर्म होकर, अभी हमें थोड़ा सा गर्मी दिखानी पड़ेगी, गर्म होकर चलना पड़ेगा, थोड़ी सी हमको गर्मी इसके अंदर दिखानी पड़ेगी। ऐसे कौन बोलेंगे, गांधी जी इस तरह से सोचेंगे। तो अब मैं आपको जो बता रहा हूँ 1906 के बाद गांधी एक मेथड इजाद करते हैं, ठीक है, जिसको आप पैसिव रेजिस्टेंस बोलते हैं दुनिया वाले, और गांधी बोलते हैं कि ये मेरा सत्याग्रह है। सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या है क्या नहीं है अभी बताएंगे। तो इसके अंदर महात्मा गांधी क्या करेंगे, महात्मा गांधी प्रेयर पिटिशन नहीं करेंगे। महात्मा गांधी कहेंगे कि तुम कानून जो है ना, पैसिव रेजिस्टेंस मतलब कि हम पैसिवली रेजिस्ट करेंगे। अभी मैं पूरा तुमको ये बताता हूँ, देखो क्या है ये सब कुछ बताता
देखो, गांधी को ये समझ में आ गया कि भाई प्रेयर पिटिशन और मॉडरेट पेज से कुछ लेना देना कुछ मिलेगा है नहीं हमको। तो गांधी कहेंगे कि मैंने एक नया मेथड स्टार्ट करा है, ठीक है, और इस मेथड को मैं सबसे पहले अप्लाई करेंगे गांधी 9 सितंबर 1906। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, 9/9/1906, ठीक है। ये 9 सितंबर 1906 को पहली बार करेंगे। किसके खिलाफ करेंगे? ब्रिटिशर्स के खिलाफ करेंगे। ब्रिटिश के कानून है, पास लॉ, उसके खिलाफ करेंगे। पर पहले मैं तुमको ये मेथड बता दूं कि ये मेथड क्या है, ठीक है। जिस मेथड इन्होंने सत्याग्रह, सत्याग्रह, एक तरह से सत्य का मतलब क्या होता है? ट्रुथ। सत्य के ऊपर आग्रह है, सत्य के लिए आग्रह करना। किससे आग्रह कर रहे हैं? भाई देखो ये सत्य है, इसको समझो। दूसरे को सब बता रहे हैं कि भाई देखो ये सत्य है, इसको। एक और इसका मतलब है कि सत्य को ग्रहण करना, मतलब सत्य को समझ लो एक बार तुम, और सत्य को समझकर उसके ऊपर फोकस कर लो। फोकस ऑन सत्य, और सत्य के लिए भिड़ जाओ। फिर मत देखो, बस एक बार पहले सर्च करो। देखो सत्याग्रह के अंदर क्या है कि पहले आपको ये समझ में आना चाहिए व्हाट इज सत्य, क्या सत्य है, ये आपको समझ में आना चाहिए, हाँ, कि सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है। तो पहले ट्रुथ को खोलो, ट्रुथ को खोला हो जा, और तुम्हें पता चला गया कि भाई ट्रुथ जो है ना वो ये है, एक्स वाई जेड इज ए ट्रुथ। अब इसको पाने के लिए तुम उसके ऊपर अड़ जाओ, अड़िग बन जाओ, अड़िग, इंसिस्टेंस कर लो ट्रुथ के ऊपर। अब इसके लिए तुमको अगर मान लो ब्रिटिशर्स के कानून तोड़ने पड़ते हैं तो कानून तोड़ो, तुमको जेल जाना पड़े जेल जाओ, ठीक है, तुम्हें लाठी खानी पड़े लाठी खाओ। पर इसके लिए तुम क्या करो? इसके लिए तुम पीसफुली, अहिंसक होके, पीसफुली अहिंसक होके, बिना किसी दुर्भावना के, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अहिंसक होके, बिना किसी दुर्भावना के, बिना किसी नेगेटिविटी के, आपको क्या करना है? आपको उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। तो मतलब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सत्याग्रह के अंदर आपको कोई, आपका कौन है राइवल, कौन है? कोई नहीं है। सत्याग्रह के अंदर आप क्या कर रहे हैं? आप किसी को सत्य बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भैया ये सत्य है, इसको तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, तो प्लीज फॉलो दिस वन। और आप बता रहे हैं खुद को भी कि देखो ये सत्य है, इसको तुमको प्राप्त करना है किसी भी कॉस्ट पर, कोई भी इसकी कीमत चुकानी पड़े तुम्हें। तो गांधी ने कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करा है तो पहले उसके ऊपर पड़ताल करिए कि चंपारण सत्याग्रह जब करेंगे वो, चंपारण सत्याग्रह, तो पहले वो देखेंगे भाई ये क्या ये चीज सही है क्या। राम कुमार शुक्ला जो उनके पास आएंगे कि साहब हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो पहले अपनी टीम भेजेंगे भाई पहले सत्य को खोजें अपन, कि जो बोल रहा है बंदा ये सही है क्या। वहां पर जाकर देखेंगे अरे भाई हाँ ये तो सत्य बोल रहा है। इंडिगो कल्टीवेशन के अंदर इनको, इंडिगो जो प्लांटर्स हैं इनको बहुत बुरी तरह से क्या कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और ब्रिटिशर्स इसका साथ दे रहे हैं इंडिगो प्लांटर्स का। तो ये सत्य है भाई, ये सत्य मिल गया। अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक के अंदर देखेंगे कि भाई वहां पर जाके पहले वो खोजेंगे उस चीज को कि सत्य है क्या, प्लेग के कारण इतनी खराब हो गई है कि ये बोनस मांग रहे हैं, तो बोनस की डिमांड इनकी सही है क्या। समझ में आ रहा है? फिर उसके ऊपर अड़ जाओ तुम कि भाई मैं अड़ गया यहाँ पर बैठ गया। अब अड़ो तो ऐसे मत अड़ो कि भाई मेरे को इस आदमी को नीचा दिखाना है, इसको तो अब मैं मार के रखूंगा, इसके इसके प्रति मेरे अंदर दुर्भावना है। ऐसा नहीं, आप उसका भला सोचते हुए सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से इसको पता नहीं है बेचारा, इसको सत्य के बारे में बता दे भाई, ये गलत काम कर रहा है, इसके एक्शंस कर्म गलत है, तो इसके कर्म भी सुधर जाए थोड़े। उसने उठा के डंडी मारी, लाठी मारी सर पे, तो बोले कोई बात नहीं यार, लाठी तो मारी, हमको नहीं मारना है। समझ में? तो इस तरह का एक मेथड ये इजाद करने वाले हैं। और ये कह रहे हैं कि भाई देखो जो ह्यूमन बीइंग होता है ना, बाय इट्स वेरी नेचर। अब देखो उसके पीछे फिलोसफी मैं बता रहा हूं तुमको। ये से बोल रहे हैं, जैसे मान लो कि अंग्रेज है, अंग्रेज ने कोई कानून बनाया है जो कि बड़ा ही एक्सप्लॉइटेटिव है। तो गांधी ने इस कानून को पहले पढ़ा, इस कानून को समझा, रिसर्च करी इसके ऊपर, और पता लगा लिया अरे ये कानून तो बहुत खराब है, ये कानून खराब है, और सत्य इसमें है कि कानून खराब है और ये कानून बदलना चाहिए। सत्य इन्होंने खोल लिया। अब सत्य खोल लिया, फिर ट्रुथ क्या है इनको बता लिया। अब इसके लिए डंडा गाड़ के बैठ जाओ। डंडा गाड़ के बैठने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप इसको बताना चाह रहे हैं कि भाई देखो सत्य वो नहीं है जो तुम कह रहे हो, सत्य ये है, ये कानून एक्सप्लॉइटेटिव है, इसको आपको हटाना चाहिए। आप उसको इस तरह से समझा रहे हैं, तेरा भी भला हो जाएगा, तेरे कर्म खराब है भाई, कर्म सुधर जाएंगे तेरे, इस भावना से। ऐसा नहीं कि भाई इसको नीचे दिखाना है, इसको हमको बताना है कि अब देख अब बताता हूँ तेरे को क्या होता है, ऐसा नहीं करना है आदमी। समझ रहे हैं? तो पहले सत्य को खोजो, तो सत्य के ऊपर आप सत्याग्रह करें, ठीक है। सत्याग्रह पीसफुल होना चाहिए, दैट इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज पीसफुल नहीं हुआ तो मतलब वो चीज है ही नहीं जो तुम कर रहे हो। प्लस तुम्हारे मन के अंदर भी ये होना चाहिए कि इस आदमी का हम भलाई कर रहे हैं, इसको नहीं पता अरे हम भलाई कर रहे हैं इसका।
और हमारे अंदर कोई दुर्भावना नहीं है भाई, तेरे लिए मेरे लिए कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है, पर तू गलत कर रहा है तो तेरे को कैसे मैं सपोर्ट कर दूं? तो हम तेरी गलती सुधार रहे हैं, तेरी गलती हम सुधार रहे हैं, हम तेरा रिफॉर्म कर रहे हैं एक तरह से, तो भाई अपना यार, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी फीलिंग है। सत्याग्रह के लिए ये चीजें होनी चाहिए आपके अंदर, तभी जाकर हम गांधी को पढ़ रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे गांधी सही थे, गांधी गलत है, ये बिल्कुल नहीं बोल रहे। हम ये बोल रहे हैं कि गांधी क्या थे। जब तुमसे पूछा जाएगा सत्याग्रह क्या है, तो तुम्हें जो बताना होगा वो तुम इस तरह से बताओगे। कहीं किताबों के अंदर ये सब चीजें नहीं दे रखा। तो सत्य को खोजो, पहला स्टेप। सत्य मिल जाए तो सत्य के ऊपर इंसिस्ट करो, सत्य को फॉलो करो, सत्य को लाने की कोशिश करो। दिस इज सर्विस फॉर द ह्यूमन काइंड, दिस सर्विस फॉर द दोज हु आर नॉट, हु आर अननोन अबाउट द ट्रूथ। उनको सत्य बताओ, उनको बोलो कि भैया सत्य को लेकर आओ, तुम भी लेकर आओ। और दुर्भावना मत रखो भैया, भाई मेरी किसी से लड़ाई हो जाएगी तो मैं सोचूंगा यार इसके एक दो थप्पड़ तो मैं मार ही दूं खच खच कर, ऐसी भावना है तो फिर मत रखो, फिर तुम सत्याग्रही नहीं हो। क्या कर रहे हैं गांधी, कभी भी दुर्भावना के साथ नहीं आएंगे, अंग्रेजों को हरा देना है, इनको हरा देना है, इनको ये करना नहीं, सत्य को जिताना है बस। गांधी किसी को हराना नहीं है, गांधी को जिताना है, और जिताना खुद को भी नहीं है, सत्य को जिताना है। सुन रहा है? तो गांधी पहला सत्याग्रह मैंने आपको बताया 9 सितंबर, 9 सितंबर 1906 के अंदर गांधी करेंगे। ठीक है, 9 सितंबर 1906। अब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर एक पास लॉ इन्होंने बनाया था। वो क्या है मैं तुमको थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहां पर ये था कि जो भी इंडियंस थे ना, इंडियंस थे साउथ अफ्रीका के अंदर, उनको एक अपने साथ एक सर्टिफिकेट रखना होता था जिसमें उनके फिंगरप्रिंट्स लगे हुए हैं। हमेशा अपने साथ उसको रखना पड़ता है ना। मतलब जब ये बोले कि भाई तुम कौन हो, इंडियन हो, इधर आओ, तुम्हारा सर्टिफिकेट दिखाओ, बोले यार सर सर्टिफिकेट है नहीं, घर में बोल रहे, चलो भाई जेल में डालो इसको। तो इंडियंस को हमेशा अपने साथ में एक कंपल्सरीली अपने साथ में एक सर्टिफिकेट रखना होता, इंडियंस को, अफ्रीकन को नहीं, इंडियंस को, ब्रिटिशर्स को नहीं, सिर्फ इंडियंस को। तो गांधी ने बोला लॉजिक क्या है, क्या हम ब्रिटिश के सब्जेक्ट नहीं है? आफ्टर वी आर योर सब्जेक्ट्स ओनली। समझ में आ रहा है? तो हमारे लिए इतना डिस्क्रिमिनेटरी, क्या हमारे ऊपर तुमको भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है? हम लोगों को क्या तुम नीचे दिखाना चाहते हो कि देखो तुम्हारे पास तो हमेशा तुमको ये रखना पड़ रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, चोरी करके जा रहे हैं यहीं से तुम्हारी? चाहते क्यों? वाई सो डिस्क्रिमिनेटरी? तो सत्य यह है कि पास लॉ नहीं होना चाहिए, गांधी बोलते हैं 1906 के अंदर। और गांधी ने ऑर्गेनाइजेशन कर रखा था, बना रखा है, मोबिलाइजेशन हो रखा है। तो लोगों से बोलते हैं, गांधी लोगों से अपील करते हैं कि इस पास लॉ के खिलाफ हमें अपना सत्याग्रह स्टार्ट करना पड़ेगा। कैसे? गांधी लो भाई, लो के पेन पेपर लो और लिख दो पिटिशन। बोले नहीं, आज पिटिशन नहीं लिखेंगे। बोले गांधी क्या हुआ, आज दूसरा मेथड में दिमाग में आया, वो करेंगे। बोले क्या? बोले बैठो सब यहाँ पर। बोले क्या? सत्याग्रह। बोले भाई क्या हो गया गांधी जी वो, भाई पिटिशन पिटिशन लिखने के लिए? बोले सुनो, वो पूरा का पूरा मेथड उनको समझाएंगे, सुनना है? और बोलेंगे एक सत्याग्रही मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो ऐसा ऐसा इनके अंदर चीज हो। तो सुनने में बड़ा ही, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा, अगर आप देखेंगे इसको तो थोड़ा सा इस तरह से लगेगा कि हाँ यार बहुत मजा आ रहा है सुनने के अंदर। जैसे मैंने आपको सुनाया अभी, बहुत मजा आ रहा है, इफेक्टिव लग रहा है थोड़ा, तो बहुत हार्ड है ये मेथड। जब सर पे डंडे पड़ेंगे और तब तुमको गुस्सा आएगा, और गुस्सा कंट्रोल करके तुम करना है, अरे ये तो थोड़ा बीमार है अभी, ठीक है यार कर रहा है तो इट्स ओके, वो बहुत मुश्किल है। सुनना है? जब कानून बनाया अंग्रेजों ने और उस कानून को तुम तोड़ोगे, तो जो अंदर से तुम्हारे दिल के अंदर धक धक होगा, डर आएगा, वो बहुत मुश्किल है। सुनना है? सुनने में बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, हाँ यार क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, इस तरह से कर रहे हैं। तो चलो इसके ऊपर अपन वर्कआउट करते हैं। तो गवर्नमेंट इनेक्टेड लेजिस्लेशन मेकिंग इट कंपल्सरी फॉर द इंडियंस टू टेक आउट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन व्हिच हेल्ड देयर फिंगरप्रिंट्स। हमेशा अपने साथ रखो। सत्याग्रह वाज फर्स्टली यूज्ड अगेंस्ट द पास लॉ ऑन 9 सितंबर 1906। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। तो आप ये देखेंगे कि ऐसे मतलब लिखते हैं ना, सत्याग्रह कब हुआ स्टार्ट, पहली बार कब हुआ, तो भारत के अंदर नहीं, पहली बार पूछे ना जब, तो पहली बार तो यहाँ पर हुआ है, साउथ अफ्रीका के अंदर। समझ में आ रहा है? तो एट ए ह्यूज पब्लिक मीटिंग हेल्ड ऑन 11 सितंबर 1906 इन द एम्पायर थिएटर इन द जॉन्सबर्ग, ठीक है, इंडियन ने रिजॉल्व करा कि हम अपने साथ पास लेकर नहीं चलेंगे। समझ में आ रहा है? इंडिया रिजॉल्व दैट दे वुड रिफ्यूज टू सबमिट दिस लॉ एंड वुड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, और कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे ना वो हम फेस करेंगे। तो उस पास को रिन्यू करवाना होता था, ये भी था, है ना। और ये जो पास लाया, उन्होंने कहा कि हम पास बनाएंगे नहीं अपने, बनवाएंगे नहीं हम उसके अंदर, और रजिस्ट्रेशन हम कराएंगे नहीं। अब अंग्रेजों ने कहा भैया ये वॉलेंट्री नहीं है, ये कंपलसरी मैंडेटरी है, और जिस दिन तुम्हारे पास नहीं मिलाने पास तो मारेंगे तुमको। बोले नहीं, हम रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेंगे। और गांधी फॉर्म ए पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन टू कंडक्ट द कैंपेन। ठीक है,
अब देखो, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन बीइंग ओवर, द गवर्नमेंट स्टार्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट गांधी एंड 26 अदर्स। उनको पकड़ के, गांधी और इनको पकड़कर गवर्नमेंट ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे। इनके ऊपर केस चलेंगे। पैसिव रेजिस्टर्स प्लीडेड गिल्टी, वर ऑर्डर टू लीव द टू लीव द कंट्री, या तो देश छोड़ो, एंड ऑन रिफ्यूजिंग टू डू सो, अगर तुम देश नहीं छोड़ो तो तुमको जेल में डाल देंगे। लोगों ने बोला डाल दो, गांधी ने बोला डाल दो, डंडे भी मारेंगे, मार लो। और धीरे धीरे जेल डालने का डर जो था लोगों के अंदर से वो चला गया। फियर ऑफ जेल हैड डिसअपीयर्ड एंड इट वाज पॉपुलरली कॉल्ड किंग एडवर्ड्स होटल। किंग एडवर्ड जो कि वो ब्रिटेन के अंदर किंग है, उसका एक तरह से होटल, कह रहे वही होटल ही जा रहे हैं। तो लोग बाग को गांधी ने क्या करा, गांधी ने एक तरह से पैसिव रेजिस्टेंस सिखा दिया कि किस तरह से रेजिस्टेंस करना है। ये पहले भाई साहब ये कानून है, ठीक है माई बाप कानून है, हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस इस कानून में ऐसा कर देना है, कुछ नहीं, कानून कानून जो है वही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है माई बाप हम मान लें, ऐसा तो। गांधी क्या बोल रहे हैं, गांधी बोल रहे हैं कानून गलत है, मैं इसको नहीं फॉलो कर रहा। अलग ही अकड़, बोले ये अकड़ पहली बार देखी भाई, क्या बोलते हैं इसको, सत्याग्रह बोलते हैं। और एक और बात बताऊं, मैं इसको मारूंगा भी नहीं, ये मेरे को मारेगा तो अहिंसक रहूंगा, सत्य है सत्य। और एक बात बताऊं, ये आदमी भी सही है, ये आदमी खराब नहीं है। गांधी बिलीव करते थे मैन बाय, हाँ ये वाला मैं बताना भूल गया था आपको, क्योंकि नेटवर्क कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था ना। तो गांधी ऐसे बोलते थे कि जैसे अंग्रेज है, अंग्रेज ने कोई कानून बनाया, मैं इसको तोड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि सत्य मेरे को पता है और सत्य पे मैं अड़ी हूं। इस आदमी को भी सत्य पता है, क्योंकि मैन बाय इट्स वेरी नेचर, इसको भी पता है कि मैं गलत हूं, है ना। अपन को पता रहता है कभी कभार कि हम गलत है, पर अभी इसके ऊपर कुछ काला पर्दा लगा हुआ है। अभिमान कह लो, गवर्नमेंट का ऑफिसर है ये कह लो, कुछ भी कह लो, या फिर किस तरह से, है ना। इसको भी पता सत्य क्या है। मैन बाय इट्स वेरी नेचर इट्स बेनिवोलेंट, ये बेनिवोलेंट है, मैन बाय इट्स वेरी नेचर, ठीक है। मर्सी, है ना, पीस लविंग, ठीक है। ये अत्याचार नहीं है, एक्सप्लॉइटेशन नहीं करता है, मैन बाय इट्स वेरी नेचर, कोऑपरेटिव है, हार्मोनस है। इसको भी कहीं ना कहीं अंदर से पता है, इसको बस अपन को बताना है और अच्छे से रिजिडली कि भैया तुम गलत हो। इसके लिए हम सत्याग्रह कर रहे हैं। एक बार इसको पता चल जाएगा ना, ये भी, इसका दिल भी पसीज जाएगा। तो गांधी कहेंगे कि भाई, गांधी जब बोलेंगे कि भाई देखो ये जो आदमी है सामने वाला, वो भी जो है ना, वो भी सही आदमी है, पर उसको भी पता नहीं है कि वो सही सत्य है कहां पर, उसको ये नहीं पता। हम इसकी हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पर है सत्य, ये बताना है। और हो सकता है ये बीच में अपन ही मारे भी, अपन को पीटे भी, पर दैट डजंट मैटर, ठीक है। अब क्या होता है कि गांधी जब इस तरह के करेंगे तो ये बहुत अपोजिशन होगा। तो वहां पर जो एक ऑफिसर थे, जनरल स्मट, जनरल स्मट्स, वो गांधी को बुलाएंगे, गांधी को बोलेंगे भाई देखो कानून तो तुम्हें फॉलो करना चाहिए। गांधी बोलेंगे कानून नहीं है फॉलो करने लायक। बोलेंगे अभी तो कर लो, तुम एक काम करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मेरे को मानते हो गांधी? बोले हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ इस लेजिस्लेशन को मैं हटाऊंगा, अपने हाथों से हटाऊंगा। बट यार अभी हाल फिलहाल के लिए लेजिस्लेशन है, कानून है, तो हमें नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ती है, हम तुमको मारते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। अभी के लिए तुम वॉलंटरली इसमें रजिस्टर कर लो यार प्लीज, अपने लोगों से कर लो, कर से मैं अभी हटाने के लिए प्रोसेस तो करने दो। ऐसा होता है ना कि भाई अभी तुम ये सब चीजें बंद करो, और फिर अभी हटाने के लिए प्रोसेस, पर अभी जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको तो फॉलो कर रहा है। मेरे को अभी तुम मेरे को इतने दिन दे दो, मैं इसको हटा दूंगा, मैं विड्रॉ कर दूंगा, मेरी गारंटी। जनरल स्मार्ट इस तरह से बोल, गांधी बोले ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, गांधी करवा लेते हैं। और गांधी पहला बंदा जो कि रजिस्टर करवा रहा है, सबसे पहले आकर मेरा रजिस्ट्रेशन करो। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता ना, अब जनरल स्मार्ट बोलता है अब तुमको मारेंगे। बोले एक बार हम ये देख रहे थे, बस एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाए, इससे पता चल जाए कितने लोग हैं कितने क्या हैं। अब ये मना कर देगा कि हम रेटिफाई नहीं करेंगे कानून, ठीक है। और वॉलेंट्री तुमने करा है, दैट इज, हम मतलब कानून को हटाएंगे नहीं। गांधी बोलेंगे अरे भाई इतना बड़ा धोखा, अंग्रेज यहाँ तक जा सकता है। फिर गांधी को याद आएगा, अरे यार अंग्रेज तो है ही ऐसे, ठीक है। याद आएगा वो इंसिडेंट जिस दिन उनको उसमें से फेंक दिया था, ठीक है। तो यार है तो ये बहुत खराब लोग, ठीक है। फिर गांधी क्या बोलेंगे, यार ये तो धोखा हो गया। अब गांधी के लोग गांधी से बोल रहे हैं भाई तेरे कहने के चक्कर में हमने कर लिया था, ये तो मूवमेंट तो मस्त चल रहा था, मस्त मजेदार था, ब्रिटिशर पीट रहे थे, हम मार खा रहे थे, अलग ही डायमेंशन सिखा दी तुमने, है ना। तो गांधी कहेंगे कि अब यार अपन ने साइन कर दिया इसको, इसकी अब अपन होली जलाएंगे, मतलब एक जगह रखेंगे, आग जलाएंगे और उसके अंदर पब्लिकली बर्न करेंगे इसको, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कि हम इसको नहीं रख रहे। और ये मूवमेंट चला है, इसके अंदर गांधी जेल में गए, फिर वापस बाहर निकले, फिर जेल में गए, फिर बाहर निकले, ऐसा चलता था। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जनरल स्मट्स कॉल्ड गांधी फॉर द टॉक्स एंड प्रॉमिस्ड टू विथड्रॉ द लेजिस्लेशन इफ द इंडियन वॉलंटरली एग्री टू व्हाट रजिस्टर देमसेल्फ। अभी हाल फिलहाल के लिए रजिस्टर कर ले तो हम कर लेंगे, हम हटा देंगे। गांधी एक्सेप्टेड एंड वाज फर्स्ट टू रजिस्टर बट द स्मट हैड प्लेड अ ट्रिक, ही ऑर्डर दैट द वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन बी रेटिफाइड अंडर द लॉ। लॉ के अंदर रेटिफाइड हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब तुम लोग ने वॉलंटरी करा है, मतलब तुम लोग इस चीज को मान रहे हो। द इंडियंस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी रिटेलिएटेड बाय पब्लिकली बर्निंग देयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और ये फिर मूवमेंट चलता रहेगा, लंबे समय तक चलेगा, आगे चलकर फिर ये खत्म होगा। अभी मूवमेंट चल ही रहा था, इतने में एक और इमिग्रेशन लॉ निकाल देंगे ब्रिटिशर्स,
ठीक है, इमिग्रेशन लॉ। तो ये क्या होता है इमिग्रेशन लॉ, जस्ट गिव मी ब्रेक। दूसरा जो था ना, अभी ये सारे पॉइंट है ना इकट्ठे जाकर सॉल्व होंगे, अभी सॉल्यूशन नहीं है, ये अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। 1914 के अंदर जाकर ये सारे पॉइंट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, राइट। दूसरा अभी मैं तुमको इशू समझा देता हूँ। दूसरा इमिग्रेशन लॉ। इमिग्रेशन लॉ का मतलब क्या है कि ऐसे समझिए, एक एक तरह से समझो कि ब्रिटिशर्स वहां पे साउथ अफ्रीका में इस तरह से रहते थे कि उनकी खुद की कॉलोनी हुआ करती थी, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक जैसे खुद की कॉलोनी जहाँ पे ब्रिटिशर्स रह रहे हैं। अब ब्रिटिशर्स कहते थे कि भाई यहाँ पे इंडियंस आके नहीं रह सकते, इंडियंस यहाँ पे आ भी नहीं सकते, इस तरह से इसके अंदर ब्रिटिशर्स कहते थे, ठीक है। तो एक इमिग्रेशन लॉ इन्होंने बताया था, इमिग्रेशन लॉ, ठीक है, बनाया था साउथ अफ्रीका के अंदर ही हो रहा है ये इमिग्रेशन लॉ, जिसके अंदर ये बोला गया था कि इंडियन इमिग्रेशन इज रेस्ट्रिक्टेड इन सर्टेन एरियाज ऑफ द साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो अब मतलब अब ये तो है कि भाई अगर दूसरी एरिया के अंदर आप ब्रिटिशर्स की जैसे कॉलोनीज है उसके अंदर अगर आप चले जाएंगे तो आपको क्या कर लिया जाएगा एक तरह से, दैट विल बी एक्ट एज ए, दैट विल बी कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। तो इसके अंदर अब क्या हुआ कि जब ये चीजें हुई तो यहाँ पर इमिग्रेशन लॉ को भी फिर उसके अंदर एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी माना गया, ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, अगर मैं इसको आपको बेसिक से समझाऊं तो ऐसा रहेगा कि ब्रिटिशर्स जैसे साउथ अफ्रीका है, तो यहाँ पर कोई कुछ कुछ कॉलोनीज है, कुछ कुछ एरियाज है जहाँ पे सिर्फ ब्रिटिशर्स की एंट्री है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की एंट्री है और दूसरे लोग जो है वो यहाँ पर नहीं जा सकते, है ना, इंडियंस यहाँ पर जा नहीं सकते। तो इंडिया का साउथ अफ्रीका के अंदर ही बोल रहे हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर इंडिया का जो इमिग्रेशन है वो रोकने का कोशिश करा गया, इंडियंस को हर जगह इंडियंस नहीं जा सकते, राइट। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इस चीज के खिलाफ अपोजिशन होगा, ठीक है, अपोजिशन होगा। और सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं होगा अपोजिशन, कहां पर होगा, इंडिया के अंदर, सॉरी सिर्फ साउथ अफ्रीका के अंदर नहीं होगा, इंडिया के अंदर भी अपोजिशन होगा, ठीक है। कि भाई ये जो इमिग्रेशन लॉ है ये, कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर इस तरह से, मीनवाइल द गवर्नमेंट ब्रॉट द न्यू लेजिस्लेशन दिस टाइम टू रिस्ट्रिक्ट द इंडियन इमिग्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एक नया लेजिस्लेशन क्या करके आ गई, गवर्नमेंट लेकर आ गई। 1908 के अंदर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ प्रोमिनेंट इंडियंस, तो कुछ इंडियंस सोचेंगे कि भाई हमको इस लॉ को क्या करना है, डिफाई करना है, ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ महात्मा गांधी, राइट। तो वो क्या करेंगे, एक जगह है नेटल, ठीक है, ये ऐसे समझो कि यहाँ पर इंडियंस रह रहे हैं, ठीक है, और एक जगह है ट्रांसवल, ट्रांसवल, ठीक है, ट्रांसवल जहां पर इंडियंस का आना मना है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग डिफाई करेंगे कानून को और ये किसके अंदर एंट्री करने की कोशिश करेंगे, ट्रांसफर के अंदर एंट्री करने की कोशिश करेंगे, राइट, है ना। अब इससे क्या होगा, इससे इन लोगों को पकड़ा जाएगा और इनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, तो बहुत सारे लोग जो होंगे वो जेल में चले जाएंगे, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इन अगस्त 1908 नंबर ऑफ प्रोमिनेंट इंडियंस फ्रॉम द नेटल क्रॉस द फ्रंटियर इनटू द ट्रांसफर टू डिफाई द इमिग्रेशन लॉ एंड वर अरेस्टेड, अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। गांधी को भी कई बार अरेस्ट किया जाएगा, कई बार छोड़ा जाएगा ना, बीच में गांधी अरेस्ट होकर आते रहते जाते रहते, इस तरह से चल रहा है इनका, राइट। अब इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो गोखले टूर द होल कंट्री मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन सपोर्ट ऑफ द इंडियंस इन द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर गोखले जो होंगे वो जी के गोखले, और वो एक बार गांधी जी से मिलने भी आए थे साउथ अफ्रीका के अंदर, और गांधी जी उनको अपने पॉलिटिकल गुरु कहते थे, है ना, पॉलिटिकल गुरु। इनके बारे में पढ़ेंगे अपन जब अपन पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर इवन जो लॉर्ड हार्डिंग थे ना, वो भी साउथ अफ्रीका के अंदर इंडियंस के खिलाफ जो चीजें होनी है, जैसे अलग अलग लॉ निकल रहे हैं, पास लॉ निकल गया, इमिग्रेशन लॉ निकल गया, इनके खिलाफ थे, ठीक है। कंडेम द रिप्रेशन बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो रिप्रेशन था उसको कंडेम करते थे, है ना। तो एक इशू अपन को मैंने आपको समझाया पास लॉ का, एक इशू समझाया इमिग्रेशन लॉ का, इमिग्रेशन, और तीसरा जो इशू है दैट इज मैरिज लॉ। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान समझिएगा, मैरिज लॉ, है ना। तो 1914 के आसपास ये मैरिज लॉ का कॉन्सेप्ट आता है, 1913-14 के दौरान। इसके अंदर क्या कहा जाता है कि वो सारी मैरिजेस जो कि क्या है, जो कि क्रिश्चियन राइट से नहीं हुई, क्रिश्चियन रिचुअल से नहीं हुई, क्रिश्चियन रिचुअल से नहीं हुई, उन सभी मैरिज को इलीगल घोषित कर दिया जाएगा, इलीगल घोषित कर दिया जाएगा, समझ में आ रहा है? तो वो सारी मैरिज इनवैलिडेट हो जाएंगी जो कि क्रिश्चियन रिचुअल से नहीं करी गई, ठीक है। और क्रिश्चियन रिचुअल से नहीं करेगी, और क्रिश्चियन रिचुअल से करके और उसको रजिस्ट्रार, जैसे होता है ना रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जिसके अंदर आपने मैरिज को रजिस्टर नहीं कराया मैरिज के अंदर, वो सारी मैरिजेस क्या हो जाएंगी, वो सारी मैरिजेस इनवैलिडेट हो जाएंगी। मतलब इसका मतलब ये है कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो भी इंडियंस रह रहे हैं, ठीक है, और हिंदू इंडियंस, ठीक है, हिंदू, और उन्होंने शादी कर ली है 7 फेरे लेके, है ना, चर्च में जाके नहीं करी, 7 फेरे लेके कर ली। जो भी मुस्लिम रह रहे हैं उन्होंने शादी कर दी है, कबूल है कबूल है कबूल है कहके। और जो भी पारसी रह रहे हैं
समझ में आ रहा है? और जो भी कोई भी और रिलीजन के रह रहे हैं, ये सारे के सारे लोग जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इन सारे लोगों की मैरिज जो हो जाएगी वो इलीगल हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी। तो मतलब मान लीजिए एक हिंदू कपल है, ऐसे समझो, एक रामलाल है और उनकी वाइफ है, ठीक है। तो अब ये दोनों मान लो इन्होंने शादी करी हिंदू कस्टम से, ठीक है, और हिंदू कस्टम से शादी करी और उनके एक बेबी हो गया, ठीक। तो रामलाल और उनकी वाइफ जो है, ठीक है, अगर वो हिंदू मैरिज कस्टम से शादी करके बेबी हो गया तो ये बेबी भी इलीगल हो गया, ठीक है। और ये जो मैरिड समझ रहे थे अपने आप को, ये लिव इन हो गए, समझ में आ रहा है? तो मतलब ऐसा समझा जाएगा कि एक लड़की एक लड़के के साथ रह रही है बिना शादी करे ना, ये मतलब हो जाएगा। और दैट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ विमेन, समझ में आ रहा है? और विमेन कहेगी कि भाई कल तक ये हमारे पति थे रामलाल, आज हमारे पति नहीं है। कल तक ये हमारा बेटा था, है ना, लीगल बेटा, आज इलीगल बेटा हो गया। इसको बोलते हैं ना नाजायज औलाद, वैसा हो गया। तो यहां पर अगर आप देखेंगे दैट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ विमेन ऑल्सो। अगर उसका एक एंगल अगर हम यहाँ पर देखें तो दैट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ विमेन। तो ये जो पर्सन, ये जो बच्चा होगा वो इलेजिटिमेट सन हो जाएगा इनका, ठीक है। इन दोनों की मैरिज नहीं है, ये एक तरह से कहा जाएगा इनको कि भाई एक कपल है जो लिविंग में रह रहे हैं, और दैट इज आल्सो अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द विमेन। तो साउथ अफ्रीका के अंदर ऐसा होगा तो भाई ये तो बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई एक तरह से हमारी, कि मतलब हम अपने रिचुअल से अब शादी तक नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है? तो अब क्या होगा, दैट इज जस्ट लाइक ए इंसल्ट, की इंसल्ट होगी विमेन की। तो इसके अंदर अब क्या होगा, दिट इज अगेंस्ट द ऑनर ऑफ द विमेन, और सारी विमेन सड़कों पर आ जाएगी, भाई भाई इसके साथ हम रह रहे थे नामलाल के साथ, पता चला है तो हमारा पति नहीं है और ये बेटा आ गया, हाँ। तो इस तरह की यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो रही। तो यहाँ पर लोग इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आएंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, मैरिज लॉ इनवैलिडेटेड ऑल द मैरिजेस नॉट कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन राइट्स एंड रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द मैरिज। By implication, Hindu, Muslim, Parsi marriages were illegal, and children born those through these marriages become the illegitimate, illegitimate हो जाएंगे, नाजायज बन जाएंगे, राइट। अब ये सब चीजें, मैरिज लॉ भी एक तरह का इशू हो गया। तो यहाँ पर देखिए, द इंडियंस ट्रीटेड दिस जजमेंट एज एन इंसल्ट, कि हमारी एक तरह से इंसल्ट है टू द ऑनर ऑफ देयर विमेन, एंड मेनी विमेन्स वर ड्रॉन इनटू द मूवमेंट बिकॉज ऑफ दिस इंडिग्निटी। इसके कारण बहुत सारे जो विमेन होंगी वो यहाँ पर आ रही। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह के लॉज बन रहे हैं गांधी के टाइम पर, ठीक है, और इन सभी लॉज को अपोज किया जा रहा है गांधी के द्वारा, ठीक है। नहीं, साउथ अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, सर मैं, इंडिया के अंदर तो और कॉलोनीज के अंदर नहीं था, राइट। साउथ अफ्रीका के अंदर जहां पर गांधी थे वहां पर ये था। इवन द इंडियन जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, जैसे मैंने आपको बताया कि लॉर्ड हार्डिंग जो वायसराय थे, वो क्रिटिसाइज करते थे, भाई साउथ अफ्रीका वाले पागल हो गए कि तुम अंग्रेज, ठीक है, ऐसे कैसे लॉ यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो अपने ये साउथ अफ्रीका के अंदर पर्टिकुलर इस तरह के लॉ थे, राइट। तो इन 1913 एक और अगर हम इशू देखें तो 1913 के अंदर गवर्नमेंट ने एक टैक्स, पोल टैक्स जिसको अपन बोल रहे हैं, पोल टैक्स इंपोज कर दिया, ठीक है, इंडियंस पे हु हैव नॉट रिन्यू देयर इंडेंचर्स, ठीक है। और ये कितना है, 3 यूरो का, 3 यूरोस का टैक्स इसके अंदर इंपोज कर दिया। अब ये क्या चीज है, ये अपन समझ लेते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था ब्रिटिशर्स ने स्लेवरी खत्म कर दी थी अपनी कॉलोनीज के अंदर, ठीक है, स्लेवरी खत्म कर दी। पर स्लेवरी के बाद एक नया सिस्टम आया, दैट इज नोन एज इंडेंचर लेबर, ठीक है। इंडेंचर लेबर क्या है, ये आपको मैं बता देता हूँ। इंडेंचर लेबर ये वाला कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या होगा, एक तरह से एक कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर वाला चीज है। आप स्लेवरी के अंदर तो क्या करते थे, स्लेव बना देते थे और स्लेव बनाकर फ्री में काम कराते थे। यहां पर एक तरह से ये क्या है, ये एक तरह से बॉन्डेड लेबर की तरह है। इंडेंचर लेबर मतलब बॉन्डेड लेबर की तरह। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें ऐसे जैसे मान लीजिए ब्रिटिशर्स की डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज है, अब उसके अंदर बहुत सारे लेबर्स की जरूरत है। जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर मान लो शुगर कल्टीवेशन के लिए लेबर की जरूरत है, तो कहां से लेकर आएंगे, अपनी कॉलोनी से लेकर आएंगे। तो ब्रिटिश यहाँ पे एक वैकेंसी निकालेगा, भाई देखो ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर ऐसे कहेंगे, भाई देखो तुम्हारी इंडस्ट्रीज तुमने कर दी बर्बाद, ठीक है, तुम्हारे पास अब कुछ काम नहीं है, जीना है तुम्हें, तो हम तुमको एक पोस्ट ऑफर करते हैं, क्या, कि चलो भाई साउथ अफ्रीका के अंदर चलते हैं और साउथ अफ्रीका के अंदर एज ए लेबर तुम काम करना, ठीक है। तो ये बोलेंगे ठीक है साहब, चल जाते हैं, मरे क्या ना करें। और बट है ना, इसमें एक चीज है, क्या चीज है, कि आपको ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम 5 साल का होगा, 5 साल या फिर उससे ज्यादा, ठीक है। तो लेबर जो थे यहां से लेबर लेकर जाते थे साउथ अफ्रीका के अंदर, वेस्ट इंडीज के अंदर, ना इंडिया से, क्योंकि यहाँ से लेबर लेकर जा रहे हैं और यहाँ से लेबर लेकर जाकर यहाँ पर ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये इनको एक तरह से इंडेंचर लेबर की तरह, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर की तरह काम करवा रहे हैं, समझ आ रहा है? अब ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स होंगे इनकी जिंदगी पूरी बर्बाद है। एक तो ये है कि 5 साल, मान लीजिए कि कोई 5 साल करके आया यहाँ पर, ठीक है, तो 5 साल करके आया तो 5 साल के जगह उसका 10 साल कर देते थे, ठीक है, अंगूठा अंगूठा लगवा कर, समझ में आ रहा है? एक तो इनको ये प्रॉब्लम थी। दूसरा, इनकी लाइफ जो थी ना एक तरह से स्लेव से भी बदतर थी। मैंने एक टेस्टमनी पढ़ रहा था कि ये बोलता है कि 3 बजे हमको उठना होता था,
ना। एक इंडेंचर लेबर थे, वो बता रहे थे, ठीक है, एक टेस्टमनी के अंदर कि 3 बजे हमको उठना पड़ता था, उठते नहीं थे तो कोड़े मारे जाते थे, फिर हमको रात के 10 बजे तक काम कराया जाता था, समझ में आ रहा है? और अगर बारिश हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, कैसा भी मौसम हो, कुछ भी हो, सब में काम करना पड़ता था, छुट्टियां देते नहीं थे। और इस तरह से इनकी लाइफ जो है ना वो एक तरह से बर्बाद हुई थी। और मोस्ट ऑफ द इंडियंस यहाँ पर जो इंडियन लेबर्स थे वो इंडेंचर लेबर ही थे, समझ में आ रहा है? तो ये वाला जो सिस्टम था इसके अंदर 5 साल था। अब मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है कि जिसका एक तो 5 साल के बाद ही अपने आप कब रिन्यू हो जाता था, इनको खुद को नहीं पता चलता था, ये तो एक एक दिन गिनते थे, इतने में पता चलता था भाई ये तो 10 साल का हो गया, है ना। इलीगली इनसे क्या कर लेते थे, इनसे स्टैंप पे साइन लगा करवा लेंगे। जब ऐसा ही कर रहे हैं कि 3 बजे नहीं उठे तो कोड़े मारेंगे, तो एक पेपर पे साइन कराना तो बहुत छोटी सी बात है। एक तो पॉइंट ये था इनका एक्सप्लॉइटेशन। दूसरा ये था कि मान लीजिए किसी के 5 साल खत्म हो गए, पर अब वो यहाँ पर सेटल होने की सोच रहा है कि यार यहाँ पर सेटल ही हो जाते हैं हम लोग, है ना। अब स्पेशली वीमेन, जो वीमेन वहां से आती थी, इंडिया से आती थी, वो अब वापस जाने का उनको कोई मतलब नहीं रह जाता था। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग चाहते थे कि हम यहीं पर सेटल हो जाएं, है ना। पर सेटल हो गए तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम इंडेंचर लेबर की तरह सेटअप हो सकते हो, ठीक है, और तुमको रिन्यू कराने पड़ेंगे अपने, अपना जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। और अगर तुमने रिन्यू नहीं कराया तो तुम्हारे ऊपर टैक्स लगेगा, एंड दैट टैक्स इज नोन एज पोल टैक्स। समझ में आ रहा है? तो स्लेवरी हटके बॉन्डेड लेबर आ गया। और फिर ये सिस्टम जो होगा 1917 के अंदर खत्म होगा, ठीक है, बट दैट इज अनदर थिंग। अभी तो आप ये समझिए कि इशू क्या चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1913 गवर्नमेंट इम्पोज्ड 3 यूरो टैक्स ऑन द इंडियंस हु हैड नॉट रिन्यू देयर इंडेंचर्स, ठीक है, जिन्होंने अपना इंडेंचर रिन्यू नहीं कराया। तो मोस्ट इंडियंस इन द साउथ अफ्रीका वर इंडेंचर्ड लेबर्स और रेसिडेंट ऑफ द इंडेंचर लेबर, ठीक है। कि मान लीजिए कोई पिताजी ने इंडेंचर लेबर साइन करा था, ठीक है, तो पिताजी तो नहीं रहे अब, तो उसके बच्चे को वो करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट को पूरा, ठीक है। और वो उसका, अगर वो यहाँ पर रह रहा है और यहाँ पर रह रहा है तो बिना उसको रिन्यू करे वो नहीं रह सकता। इस तरह का था, अगर आपने रिन्यू नहीं करा तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तब ये था कि ये बात थी कि भैया ये देखो, ये टैक्स तो नहीं लगाना चाहिए आपको, और मान लो कोई यहाँ पे रहना चाहता है और उसने क्या करा है, वो रिन्यू नहीं करना चाह रहा है ना, तो फिर उसको किस तरह से करेंगे, राइट। इस तरह की यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन साउथ अफ्रीका के अंदर प्रिवेल कर रही है। तो अब इन्हीं सभी समस्याओं के ऊपर महात्मा गांधी जो है वो क्या कर रहे हैं, महात्मा गांधी इसके अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 1906 से लगे पड़े प्रोटेस्ट करने में। उससे पहले भी कर रहे थे पर थ्रू पिटिशन एंड ऑल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फिर महात्मा गांधी का एक आपने देखा मोबिलाइजेशन तो कर ही लिया था उन्होंने लोगों को, ठीक है, हाँ। और मोबिलाइजेशन करके उनके न्यूज़पेपर भी छपते थे, तो उन सबसे लोग उनको जानने लग गए थे अच्छे से, और एक तरह से उन्होंने एक मोमेंटम बना लिया था यहाँ पे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पे इंटरनेशनल प्रेशर भी है कि भाई देखो ब्रिटिशर्स क्या है, खुद ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई ऐसा कैसा सिस्टम तुमने बना रखा है यहाँ पर साउथ अफ्रीका के अंदर। तो एक क्या होगा, एक मीटिंग होगी इनके बीच में, बहुत सारी नेगोशिएशंस होंगी, ठीक है, जिसके अंदर इंडिया के जो वायसराय थे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि इंडियंस थे, ये इंडियंस हैं, तो इंडिया के वायसराय जो है उनको कंसर्न है इसलिए। तो देखिए इवेंचुअली थ्रू सीरीज ऑफ नेगोशिएशंस इन्वॉल्विंग गांधी जी, गांधी को भी इन्वॉल्व करेंगे, वायसराय हार्डिंग, सीएफ एंड्रयू एंड जनरल स्मट, ठीक है, ये सब बैठकर बहुत सारी नेगोशिएशंस करेंगे, और नेगोशिएशंस के बाद सारा एक इंडियन रिलीफ एक्ट निकाला जाएगा 1914 के अंदर, और सारी की सारी समस्याएं ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी भारतीयों की। देखिए एन एग्रीमेंट वाज रीच्ड बाय विच द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका कंसीडर्ड द मेजर इंडियन डिमांड्स रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारी डिमांड्स मान ली जाएंगी। मैरिज सोलेमनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द इंडियन राइट्स, ये मैरिज वाला भी हो जाएगा। एंड प्रॉमिस टू ट्रीट द क्वेश्चन ऑफ द इंडियन इमिग्रेशन इन ए सिंपैथेटिक मैनर, तो इंडियन इमिग्रेशन है उसको सिंपैथेटिक मैनर में देखेंगे। एंड टैक्स आल्सो बीइंग अबॉलिश, और टैक्स जो होगा वो भी अबॉलिश हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो गांधी वाज वेरी मच सक्सेसफुल। अच्छा, इनके पीछे जो लगे साउथ अफ्रीका के अंदर वो गांधी, गांधी सिर्फ साउथ अफ्रीका के अंदर लग रहे हैं ऐसा नहीं है, गांधी वहां पर जी के गोखले के थ्रू ये हम बताएंगे, है ना, आगे कल कर, है ना, जी के गोखले के थ्रू इंडिया के अंदर भी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। और इंडिया के सारे मॉडरेट्स जानते हैं कि भाई कोई बंदा है अपना वहां पर और वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और हमको यहाँ पे इसके इंडिया के अंदर लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर इंडियंस, ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंदर इंडियंस जो है, और इंडिया वाले को सिंपैथी होगी उनसे, और उनकी लड़ाई लड़ रहा है कोई, ये इनको पता चल गया था। और ये भी पता चल गया था, फिर लड़ाई को सक्सेसफुली उसने एंड करा। और फिर किसी ने पूछा क्या हुआ, कैसे, बंदूक से डरा दिया था क्या ब्रिटिशर्स को? बोले नहीं नहीं, बंदूक चलाएंगे उसने। बोले क्या यार, वो सत्याग्रह सत्याग्रह करता है कुछ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमारी तरह मॉडरेट ही बना रहे बैठा रहे, और ऐसा भी नहीं है कि एक्सट्रीमिस्ट की तरह करे, कुछ बीच का सिस्टम निकाल के लेकर आया वो। क्या होता है वो सिस्टम, वो पैसिव रेजिस्टेंस बोलता है उसको, पैसिव रेजिस्टेंस। और उसके अंदर पता है वो क्या करता है, वो ब्रिटिशर से बिल्कुल हेड ऑन भिड़ जाएगा, समझ रहा है? और ब्रिटिशर से हेड ऑन भिड़ जाएगा, और ब्रिटिशर से क्या करेगा, ब्रिटिशर से कहेगा ये कानून तुम्हारा गलत है। तो क्या हेड ऑन भिड़ने का मतलब मारेगा क्या उनको? नहीं, मारता नहीं है वो तो ऐसा कहता है कि मेरे को तुमसे दिक्कत ही नहीं है ब्रिटिशर्स, वो तो उनको एनिमी नहीं मान रहे हैं, वो तो कह रहा है सत्य की तरह सत्य है उसको मानो, और उसको तुम भी मानो। और उसको ऐसा रियलाइज होता है कि एक दिन ये भी मान जाएंगे,
और ये वाला सिस्टम वो लगाता है कुछ ऐसा ऐसा करके ऊपर। यार एक बात है कि ब्रिटिशर्स जो है ना 10 साल के अंदर झुक गए हुए। बोले यार ये ऐसा कैसा बंदा है। अब यहाँ पे ऐसे बात चल रही है ना भारत के अंदर, ऐसा कैसा बंदा है, ये बंदा यहाँ पर भी आना चाहिए। बोल नहीं यार अभी तो वहीं की लड़ाई लड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, साउथ अफ्रीका के अंदर जो मूवमेंट कर रहे हैं गांधी, तो वहां से गांधी का करिश्मा जो है भारत पहुंच रहा है। समझ रहा है? यार हम वहां के मॉडरेट्स, वहां के एक्सट्रीमिस्ट सोच रहे हैं यार हम इतने दिन से लड़े थे, हमको उठा के जेल में डाल देते हैं, पर फिर हमारा आंदोलन खत्म हो जाता है। मॉडरेट सोचते थे कि हम इतना बोलते हैं, पिटिशन फाइल करते हैं, पर उससे भी कुछ नहीं होता है। इस बंदे में क्या है कि इसने झुका दिया उधर से।